वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दाहिने तरफ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। इसके राइट में बेल आइकॉन है दोस्तों, इसे आप जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जहां तक हो सके अपने सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग तक वीडियो पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मगध महाजनपद। दोस्तों, ये मगध महाजनपद उन 16 बड़े महाजनपदों में से एक था जो लगभग 600 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले उभर के सामने आया था। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध महाजनपद का। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे सवाल आते हैं हमारे एग्जाम्स में, चाहे कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का हो या किसी भी तरह का परीक्षा हो। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मगध का जो साम्राज्य था दोस्तों, ये इतनी दूर तक फैला हुआ था। ये आंध्र प्रदेश यानी कि आज का जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहां से लेकर के साउथ के कुछ क्षेत्र को लेते हुए ये अप्रोक्स लगभग ये पूरा एरिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान तक के एरिया क्या था, मगध के अंदर था। ठीक है ना, यानी कि मगध साम्राज्य के अंदर आता था। काफी बड़ा साम्राज्य था इसका, समझ लो कि पूरी तरह से एक पूरा का पूरा देश इसके हाथ में था। तो दोस्तों, ये काफी पुराना इतिहास है। इसके साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में देखा जाए तो आप महाभारत को ले सकते हैं। महाभारत में जरासंध का नाम दिया गया है जो कि मगध का सम्राट था, और इसके जो पिताजी थे उनका नाम था वृहदत्त। तो ऐसा माना जाता है कि मगध राजवंश की जो स्थापना की थी वो वृहदत्त ने की थी, जो कि जरासंध का क्या था, पिता था। आज का जो पटना और गया का क्षेत्र है, बिहार के जो पटना और गया का क्षेत्र है, वो क्षेत्र मगध का क्षेत्र कहलाता है। यानी कि ये जो एरिया है पूरे बिहार का, नॉर्थ बिहार और मध्य बिहार का एरिया, ये पूरा मगध कहलाता था। और इसकी राजधानी थी राजगृह, यानी कि आज के डेट में उसका नाम है राजगृह। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये चूंकि कई पर्वतों और पहाड़ों से, लगभग 5 पर्वतों और पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र था, इसलिए इसका नाम पड़ा था गिरिब्रिज। इसका पुराना नाम गिरिब्रिज भी है और राजगृह भी है। तो दोस्तों, अगर सवाल इससे लेकर आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आइए डिटेल में इसकी कुछ भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, उसके बाद एक एक करके मगध के सारे राजवंशों के बारे में, है ना, जितने भी सम्राट हुए और कौन कौन से वंशों ने यहाँ पे राज किया मगध में, उन सबको देखेंगे एक एक करके। वीडियो काफी लंबा और कई पार्ट में बनेंगे, तो आप अपना थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके छूटे नहीं। ठीक है ना, तो पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, उसके बाद इनके वंश को आगे देखेंगे कि सबसे पहला वंश कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया। ठीक है ना दोस्तों, ये इसका जो सीमा थी वो उत्तर में गंगा से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत यानी कि विंध्याचल पर्वत तक थी, और पूर्व में चंपा यानी कि आज का जो भागलपुर और कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है वहां से लेकर के पश्चिम में सोन नदी तक ये क्या थी, विस्तृत थी। यानी कि सोन जहां से शुरू होती, इसकी जो बाउंड्री बताई जा रही, जो प्रेजेंट बाउंड्री थी, यानी कि जहां तक वो शहर और उसके गांव जो क्या थे, विस्तारित थे। वैसे उसका साम्राज्य तो काफी दूर तक था, लेकिन जो एरिया था मगध का वो इतना था। ठीक है ना, इतने क्षेत्र में वो उसका क्या थे, राजधानी थी, राज थे, सारे प्रशासनिक इकाइयां थी, और जो फैली हुई थी दूर दूर तक वो तो अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। है ना दोस्तों, ये इतना शक्तिशाली राज्य था, इसके अंदर कौशल, वत्स और अवंती को भी अपने जनपद में मिला लिया था। आप देख सकते हैं कौशल का क्षेत्र ये रहा, वत्स का क्षेत्र ये है एमपी का क्षेत्र, और अवंती यानी कि आज का जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र है वो सारे एरिया, ये सारे एरिया जो थे वो मगध के अंदर ही आ गए थे। प्राचीन मगध का जो इतिहास था काफी बड़ा इतिहास था, इसी को आजकल हम भारत का इतिहास कह सकते हैं। है ना, हमारे जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो 3 और 4 चिन्ह वाले जो स्तंभ है ना शेर का दोस्तों, वो भी किससे लिया गया है, मगध महाजनपद में जो अशोक के द्वारा दिया गया था अशोक स्तंभ, उससे लिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। मगध उत्तर भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों में ऊपरी एवं निचली भागों के बीच में स्थित था। ठीक है ना, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र था, और उस गंगा के मैदानी क्षेत्र का जो ऊपर का हिस्सा था उत्तरी क्षेत्र था, जो नॉर्थ बिहार आता था, और उसके मैदानी क्षेत्र और नीचे का जो क्षेत्र था यानी कि जो झारखंड का कुछ एरिया हो गया और कुछ मध्य बिहार, है ना, ये सारे जो क्षेत्र थे वो मगध के थे। ये 5 पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ था। एक छोटा सा दुर्गम स्थान होने के कारण यहाँ पे जो भी उसके शत्रु थे उसका पहुंचना संभव नहीं हो पाता था, इसलिए इन 5 पहाड़ियों की वजह से इसका नाम राजगृह की जगह पे और क्या नाम पड़ा था, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इन सारे वीडियोस पे, सारे पॉइंट्स पे,
क्योंकि इससे काफी सवाल आते हैं, है ना। ग्रीवज नाम था उसका, ठीक है। वहां तक शत्रुओं का पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। गंगा नदी के कारण भी मगध में व्यापारिक सुविधाएं जो थी वो काफी बढ़ी थी। आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। मगध में कई वृद्धि हुई थी। वहाँ के जो रहने वाले थे मगध के, वो काफी मतलब संपन्न थे। यहाँ की जो जमीन थी मगध की वो काफी उपजाऊ हुआ करती थी गंगा की वजह से, है ना। इसलिए देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से मगध क्या था, बहुत ही संपन्न राज्य था। इसकी भौगोलिक स्थिति में और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि जिसकी वजह से मगध काफी विकसित हुआ अन्य महाजनपदों की तुलना में। जैसे में यहाँ पे क्या था, हाथियों की बहुलता थी। मगध में भी साम्राज्य के इसका जो उत्कर्ष हुआ उसमें काफी इंपॉर्टेंस रहा हाथियों का। दूसरा पॉइंट है, मगध साम्राज्य में लौह बहुतायत और सरलता से मिलते थे, यानी कि लोहा। जैसे कि आज जो झारखंड का क्षेत्र में काफी वहाँ पे लोहा मिलता है, स्टील फैक्ट्रियाज हैं हमारे टाटा कंपनियों की, है ना। तो झारखंड में जो एरिया था लोहे का काफी बहुतायत थी, तो लोहे की वजह से तीर धनुष और जो भी चीजें थी हल वगैरह खेती के लिए और जो भी हथियार बनने थे लोहे से, तो बहुत ही आसानी से मिल जाते थे। जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं आप, मगध का लौह क्षेत्र उत्पादन का केंद्र था। लोहे का उपयोग मजबूत युद्ध शास्त्रों एवं कृषि उपकरण में काम आते थे। तो इस वजह से काफी संपन्न और काफी शक्तिशाली भी था। हर तरह की सुख सुविधा मगध में थी। जंगल साफ करके खेती के लिए भूमि निकाला जा सकता था। इसकी वजह से उपज भी बढ़ाई गई उसकी, है ना। यहाँ के रहने वाले लोग ज्यादा लगान, ज्यादा टैक्स देते थे, क्योंकि ज्यादा उपजाऊ थी, ज्यादा पैसे कमाते थे, तो ज्यादा टैक्स भी देते थे। क्योंकि गंगा और सोन नदी के दोआब की तराई में स्थित था ये, ठीक है ना। तराई क्षेत्र में कृषि ज्यादा होती थी, तो लोग ज्यादा टैक्स देते थे। अगर राजा को ज्यादा कर मिलेगा तो सीधी सी बात है अपने सेनाओं पर भी ज्यादा खर्च करेगा। इस वजह से मगध साम्राज्य था काफी आगे निकल गया अन्य महान जनपदों के मुकाबले, ठीक है ना। तो ये ये इसका भौगोलिक स्थिति था, जिसकी वजह से मगध काफी आगे तक निकला, ठीक है। इसके कई प्रमाण भी निकलते हैं, जिसमें वेदों से भी कुछ प्रमाण हैं। जैसे कि ऋग्वेद, जो कि 4 महत्वपूर्ण वेदों में से एक है, उसमें किकट यानी किराट नाम के प्रदेश का उल्लेख मिलता है। ये जो किराट नाम का प्रदेश है वो मगध प्रदेश ही है, ठीक है ना। इसी को किकट के नाम से जाना जाता है। इससे सवाल भी आते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है एक एक शब्द को। यहाँ के राजा थे परमगंध, ठीक है, कि कहाँ के, किकट के, यानी कि मगध के। फिर एक है यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी मगध के रहने वालों को भाटो जाति का माना जाता था, ऐसा कहा गया है, और ये भी इसका प्रमाण है यजुर्वेद का। फिर है अथर्ववेद, यानी कि तीसरा वेद जो है हमारा, उसमें भी एक प्रार्थना है जिसमें बोला गया है कि बीमारी मगध को जाए, इस तरह का। मतलब संस्कृत में है ये, इसका हिंदी रूपांतरण है। तो इस तरीके से कई जगहों से यहाँ पे मिलता है, यानी कि एक तरह श्राप की तरह बोला गया है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र अंधविश्वास वगैरह के बारे में ज्यादा बताया गया है। तो उसमें बताया गया बीमारी मगध को जाए। आज भी अब पिंडदान जो करते हैं हम लोग मगध यानी कि गया क्षेत्र में करते हैं। गया जी के अंदर पिंडदान के लिए लोग देश और विदेश बाहर से भी आते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती थी। तो अथर्ववेद में भी इसका नाम दिया गया है मगध का, यजुर्वेद में भी है और ऋग्वेद में भी है। यानी कि इससे पता चलता है कि काफी पुराना है ये क्षेत्र, ठीक है ना। मगध के लोगों की सोच और दृष्टिकोण में क्या था, बहुत ही खुलापन था। ये बिल्कुल ही ओपन माइंडेड होते थे, काफी अच्छे सोच विचार वाले होते थे, और उसमें जाति प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी। काफी मतलब ओपनेबल थे वो। यहाँ की जो क्षेत्र थे मगध क्षेत्र, यहाँ के वैदिक संस्कृति से कम प्रभावित थे। और जहाँ पे वैदिक संस्कृति से ज्यादा प्रभावित होंगे वहां पर जात पात छुआछूत तो होगा, लेकिन यहाँ पे वैदिक संस्कृति क्या थी, बहुत कम थी मगध क्षेत्र के अंदर। जिसकी वजह से उनके जो माइंड क्या थे, खुले दिमाग के थे, है ना, ओपन माइंडेड थे। यहाँ के लोग नए नए परिवर्तनों को भी अपनाया करते थे, नए नए शोध किया करते थे, और इस तरीके से मतलब ऐसे कई कारणों थे जिसकी वजह से मगध महाजनपद जो था वो काफी डेवलप हुआ अन्य महाजनपदों के मुकाबले, और उसने सब पे राज किया, सारे राज्यों को जीता और सब पे राज किया, ठीक है ना। तो मगध महाजनपद पे शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश उनको एक एक नजर देख लेते हैं, और उसके बाद मुझे लगता है एक एक अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा हर वंश को लेकर, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बृहद वंश को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम हर्यक वंश, सुनाग वंश और नंद वंश को भी ले लेंगे, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम बृहद वंश को देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बृहद वंश का देखते हैं कि इसकी स्थापना जो थी मगध की, बृहद वंश ने की थी। किसने की थी? बृहद वंश की स्थापना बृहद ने की थी। इसके पुत्र जो था जरासंध, वो इसके बाद शासक बना। जरासंध के बाद उसका पुत्र सहदेव, और सहदेव के बाद
रिपुंजय यहाँ का शासक बना। ठीक है, यानी कि अंतिम जो शासक हुआ वो कौन सा हुआ, रिपुंजय हुआ। इसके बाद आ गई थी हमारी हर्यक वंश, यानी कि इसको हटा दिया गया था, है ना, इसका क्या होता विनाश हो गया, फिर आया हर्यक वंश। तो देखते हैं दोस्तों, इस समय जो थी बृहदत्त वंश, उस समय उसकी राजधानी थी वो क्या थी, वो गिरिवृह यानी कि राजगिरी थी। महाभारत में बृहदत्त का बेटा जरासंध का उल्लेख आपको मैंने बताया था, जिसका भीम ने अपने मल्ल युद्ध में उसको क्या किया था, मार गिराया था, यानी कि भीम ने इसकी हत्या कर दी थी जरासंध की, ऐसा महाभारत में दिया गया है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं बृहदत्त को। ठीक है ना, बृहदत्त ने बृहदत्त वंश की स्थापना की। सबसे प्राचीन राजवंश था बृहदत्त, जो था वो चेदी राज वसु के पुत्र थे, यानी कि बृहदत्त के पिता यानी कि जरासंध के दादाजी का भी नाम आ गया, उनका नाम था चेदी राज वसु। ठीक है ना, इस वंश में टोटल 10 राजा हुए थे। ठीक है ना, जिसमें बृहदत्त का पुत्र जरासंध जो था काफी प्रतापी था, इस वजह से ये काफी पॉपुलर भी है जरासंध। देखिए इस तरह से देखा जाए तो टोटल 10 राजा हुए इस वंश में, यानी कि बृहदत्त वंश में। इसके बाद हम देखते हैं बृहदत्त के बाद जो जरासंध आता है उसके बारे में, कि जरासंध के टाइम में भी जो राजधानी थी वो आपको राजगिरी ही थी, पटना नहीं हुआ था उस टाइम, पाटलिपुत्र, पहले राजगिरी ही थी। मथुरा का शासक था कंस। कंस ने जरासंध के 2 पुत्री, जिसके नाम था अस्सी और प्राप्ति, ठीक है ना, इससे शादी की थी। तो बृहदत्त वंश के राजधानी वसुमती भी कहते थे, उसका पूरा नाम वसुमती भी है, उसका नाम पूरा नाम गिरिव्रज भी है, उसका पूरा नाम राजगृह भी है। और मगध को किकट भी कहा जाता था। ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना आपको। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गांधार के राजाओं को पराजित किया था। तो सोच लो दोस्तों, जरासंध कितना प्रतापी राजा था, इसने कितने सारे जो राज्य थे उसको पराजित करके अपने अंदर उसने क्या किया था, मिला लिया था। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव के पुत्र भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में उसे धोखे से क्या किया, उसे मार दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखा हमने जरासंध के बारे में। तो ये जो पॉइंट्स है सारे, ये सबको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। एक तरह से कंस क्या था, जरासंध की 2 पुत्रियों का क्या था, हस्बैंड था, यानी कि आप कह सकते हो कितना इसका किस तरह का रिलेशन था। आगे देखते हैं। जरासंध के बाद आया हमारा सहदेव, ठीक है ना। जरासंध, उसके बाद पुत्र सहदेव को शासक बनाया गया। इस वंश का जो अंतिम राजा था वो था रिपुंजय। सहदेव के बाद कौन आया, रिपुंजय आया। रिपुंजय को उसका दरबारी मंत्री, जिसका नाम था पुलिक, उसने उसको मार करके अपने पुत्र को राजा बना दिया, यानी कि क्या हुआ, एक तरह से बृहदत्त वंश का खत्म हो गया, है ना। इसके बाद एक अन्य दरबारी था जिसका नाम था मही, उसने पुलिक को मार करके उसके पुत्र की हत्या कर दी और फिर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी में बिठाया। यहाँ पे बिंबिसार क्या वही बिंबिसार है जो हर्यक वंश का था, ठीक है। इसके अगर वही है तो उसके पिता का नाम क्या होगा, मही, है ना। तो ईसा पूर्व 600 ईस्वी में बृहदत्त वंश को समाप्त करके एक नए राजवंश की स्थापना की गई, यानी कि बृहदत्त के बाद कौन सा आया, हर्यक वंश आया था। पुराणों के अनुसार मनु के जो पुत्र थे सद्युम्न, उसी के पुत्र का नाम गया था, ठीक है, ऐसा मतलब बोला गया है ना पुराने के अनुसार। वैसे गया की तो इतिहास काफी पुराना है और गया सूर्य के नाम से भी जोड़ा जाता है, एक राक्षस के नाम से। तो दोस्तों आपने देखा है इस वीडियो को, आगे के पॉइंट हम देख लेते हैं। इसके आगे हम लोग हर्यक वंश को देखेंगे। बृहदत्त वंश खत्म हो गया। हर्यक वंश में देखेंगे उसके पुत्र बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसको वंश को चलाया अजातशत्रु, उदयन और अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक्त, है ना, यानी कि इतने सारे राजा हुए। कितने से किन किन लोगों ने कहाँ तक शासन किया, ठीक है। और इन 3 राजाओं ने मिलकर गिरिव्रज तक राजधानी रखी और उसके बाद उदयन ने अपनी राजधानी उठा करके पाटलिपुत्र में ले आई, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह की चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो प्लीज आप हमारे नए वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 2 मगध महाजनपद के दूसरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत होगा दोस्तों। तब तक आप वेट कर लें। और हर्यक वंश, उसमें हम लोग 3 राजवंश को देखेंगे, हर्यक वंश को भी और नंदवंश को भी, ठीक है ना, और साथ में नागवंश को भी, शिशुनाग वंश को भी, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बनने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।